हेलो। एटॉमिक स्ट्रक्चर का यह सेकंड वीडियो होगा। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बातचीत किए थे। अब इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले वाले वीडियो में ये बात हम लोग समझे थे कि इलेक्ट्रॉन होता है, इसका सबसे पहले फीलिंग्स जो आया था वो माइकल फैराडे साहब को आया था। और एक चीज़ यहाँ पे आप लोग को हम क्लियर कर दें कि हम इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज हम करते हैं अभी, एक्चुअली उस समय इसका नाम इलेक्ट्रॉन नहीं था। कोई एक फैक्टर था जो फैराडे साहब ने ये समझा था कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, तो रिएक्शन का रेट जो होता है वो फास्ट हो जाता है। तो फास्ट होता है तो क्यों होता है, इस बात को पता करने के लिए जे थॉमसन साहब काम किए थे 1907 में, और इलेक्ट्रॉन को पता किए थे, देखे थे, और इसके ही बेसिस पे इलेक्ट्रॉन के खोज का जो श्रेय है वो जे थॉमसन साहब को चला जाता है। तो इन्होंने क्या किया था, एक सबसे पहले एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था। अब देखिए जाए, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हम अरेंज यहाँ पर कर रहे हैं। पिछले वाले वीडियो में भी हम बोले थे कि जो कुछ भी टॉपिक हम पढ़ें उस टॉपिक का फीलिंग्स आनी चाहिए। तो ये जो सिंपल एक के लाइन खींच के हम इंस्ट्रूमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वास्तव में यह इंस्ट्रूमेंट्स ऐसा नहीं होता है। और जब तक हम एग्जैक्ट इंस्ट्रूमेंट्स को देखेंगे नहीं, हमको एक फीलिंग्स नहीं आता है। तो आप लोगों से कहना है, रिक्वेस्ट समझिए, सजेशन समझिए, ये है रिक्वेस्ट है, सजेशन है कि आप लोग गूगल पे जाएं, गूगल पे टाइप करें डिस्चार्ज ट्यूब, वहाँ पे फिगर आएगा, उसमें क्या क्या से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सबको साइड में लिखा गया है। तो इसको आप लोग इस प्रकार से देखें, तब जाके आपको एक कंप्लीट फीलिंग्स आएगा। जैसे कि यहाँ पे, यहाँ से तो दिखेगा ही नहीं, चलिए दिखलाते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो देखिए ये फिगर आ रहा है, पता नहीं तो दिखेगा ही नहीं, लेकिन गूगल पे जाने के बाद खोजिएगा तो बहुत सारा फिगर्स आ रहा है, ठीक है ना। तो इस फिगर को आप लोग समझेंगे, बहुत सारे फिगर्स हैं। तो एग्जैक्ट इस फिगर को आप समझेंगे तब आपके माइंड में एक कंसेप्ट आएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यह एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एग्जैक्ट के लिए आपको फिगर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग फिगर देखेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब होता है कि कोई भी एक्सटर्नल इवेंट्स इसमें कुछ ना हो। यहाँ पे क्या किया इन्होंने, एक मेटल का रॉड लगाया, फिर यहाँ पे एक मेटल का रॉड, ये क्या है तो मेटल रॉड है, मेटल रॉड, ये भी मेटल रॉड है, मेटल रॉड है, क्लियर। इसको इन्होंने जोड़ा पॉजिटिव से, इसको निगेटिव से। तो पॉजिटिव को हम क्या कहते हैं,
पॉजिटिव को हम एनोड कहेंगे और नेगेटिव को कैथोड कहेंगे। क्लियर। और इसको इन्होंने क्या किया कि दोनों को एक बैटरी से कनेक्ट किया। इस पॉजिटिव एंड के लिए हम लंबा साइन लेते हैं, नेगेटिव के लिए छोटा साइन लेते हैं, फिजिक्स में आप लोग पढ़े हुइएगा। और इसको इन्होंने कनेक्ट किया हाई वोल्टेज से। हाई वोल्टेज को हम हाई पोटेंशियल भी कहते हैं, हाई पोटेंशियल्स कहते हैं। क्लियर। और यहाँ पे लगाया गया वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप। तब वैक्यूम पंप लगाने के पीछे पर्पस ये रहा कि अगर 1 atm प्रेशर हो, ध्यान दिया जाएगा, हम लोग जो रहते हैं वह 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रहते हैं, ठीक है ना। तो 1 atm प्रेशर पे यहाँ पे लिख देते हैं कि एट 1 atm प्रेशर एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ, एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर। 1 atm प्रेशर पे जो एयर जो होता है इलेक्ट्रिक का बैड कंडक्टर होता है। क्लियर। और हमको करना क्या है कि यहाँ से करंट पास कराना है यहाँ तक, या फिर कहिए कि यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये जो पार्ट है एयर का, इस एयर से करंट पास कराना है हमको, ताकि ये पता चले कि वायर से जो पास हो रहा है वह क्या चीज़ पास हो रहा है। तो उसको फील करने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको महसूस करने के लिए उसको एयर में निकालना पड़ेगा। क्लियर। तो एयर में निकालना पड़ेगा। तो एयर का अगर रेजिस्टेंस बहुत अधिक है तो वो तो क्या करेगा, चार्ज को रोक देगा, क्योंकि आप जानते हो कि रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है तो फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो हमको इस मीडियम को कंडक्टर बनाना है। तो कंडक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, वैक्यूम पंप लगाएंगे और यहाँ से एयर निकालेंगे। क्लियर। यहाँ से एयर निकालेंगे, या वैक्यूम पंप है तो यहाँ से एयर निकालेंगे। तो एयर निकालेंगे तो इसके अंदर एयर का प्रेशर जो होगा वह कम होगा, तो एयर का प्रेशर कम होगा। क्लियर। तो होता है क्या कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर अगर कम हो जाए तो एयर जो होता है वह इलेक्ट्रिक का गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिक का कंडक्टर हो जाता है। कहते हैं कि इफ प्रेशर ऑफ एयर, इफ प्रेशर ऑफ एयर is less than 1 atm, it become conductor of electric current, it become conductor of electric current। क्लियर। तो अब ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्टर हो जाएगा। क्लियर। तो जब कंडक्टर हो जाएगा तो करंट यहाँ से पास होना शुरू होगा, और करंट पास होना शुरू होगा तब हम लोग उसको फील कर सकते हैं। और करंट का फ्लो क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम करंट का फ्लो कहते हैं। क्लियर। और हाई पोटेंशियल जो हम लोग लेते हैं, मतलब कि जो भी हम लोग बैटरी यूज करेंगे उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस काफ़ी अधिक होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस काफ़ी अधिक होगा, क्यों अधिक होगा, क्यों हाई पोटेंशियल का बैटरी लेंगे, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि एयर का जो रेजिस्टेंस होता है वह काफ़ी अधिक होता है। तो उस रेजिस्टेंस को पार कर कर, माने उस रेजिस्टेंस से जब अधिक कंडक्टिविटी होगा करंट का,
तभी करंट पास करेगा। क्लियर। तो चूंकि एयर का रेजिस्टेंस अधिक होता है इसलिए हमको हाई वोल्टेज लगाना पड़ता है ताकि करंट का फ्लो हो सके। ये भी बात क्लियर हो गया। तो कहता है कि 1 ATM से प्रेशर जब हम कम कर देते हैं और इसको हाई वोल्टेज से जब हम कनेक्ट कर देते हैं तो देखते हैं कि कुछ ग्रीनिश चलिए इसको हम ग्रीन कलर में बनाते हैं। कुछ ग्रीनिश रेज जो होते हैं वो कैथोड से निकल के एनोड की तरफ मूव करने लगता है। कुछ ग्रीनिश रेज यानी कि ग्रीन कलर का रेज देखा गया जो कैथोड से निकलता है और एनोड की तरफ मूव करने लगता है। क्लियर। तो कहता है कि व्हेन बोथ इलेक्ट्रोड अब इलेक्ट्रोड एक टर्म है, अब इसको समझिए। देखिए इलेक्ट्रोड क्या होता है। कहता है कि यह एक मेटल रड है, यह एक मेटल रड है, पॉजिटिव से जोड़े एनोड का है, निगेटिव से जोड़े कैथोड का है। क्लियर। लेकिन दोनों को अगर एक साथ कहना हो एक ही वर्ड में दोनों के लिए यानी कि एनोड के लिए और कैथोड के लिए सिंगल वर्ड यूज करना हो, सिंगल वर्ड, जिससे इस दोनों के बारे में हम कह दें, दोनों को पता चल जाए, तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रोड वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करेंगे? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का मतलब हुआ कि हमने एनोड भी कह दिया और कैथोड भी कह दिया। क्लियर। यानी कि ये जो मेटल रड है जब इसको हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी से तब हम इसको इलेक्ट्रोड कहेंगे। क्लियर। दोनों को एक साथ कहना हो तो इलेक्ट्रोड कहेंगे, अगर एक एक कहना हो तो पॉजिटिव विंड को एनोड कहेंगे, निगेटिव विंड को कैथोड कहेंगे। क्लियर। तो कहता है कि व्हेन बोथ इलेक्ट्रोड कनेक्ट विथ हाई पोटेंशियल ए ग्रीनिश, ए मतलब कोई, ए ग्रीनिश रेज पास फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कैथोड से एनोड की तरफ पास करता है। सर जे थॉमसन नेम्ड these rays कैथोड रेज। जे थॉमसन साहब ने इस रेज का नाम कैथोड रेज दिया। क्लियर। उस समय तक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही है, बात किसकी हो रही है? तो रेज का। तो अब लोगों को लगा कि एक रेज है जो यहाँ से निकलता है। क्लियर। अब इस रेज को तो लोगों ने निकाल लिया, कहाँ निकाल लिया? हवा में निकाल लिया। अब इस रेज के प्रॉपर्टी का स्टडी करना लोगों ने शुरू किया। क्लियर। तो हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज का। तो इसमें कौन कौन से प्रॉपर्टी आता है, कैसे आता है और एक चीज यहीं पे आप लोग क्लियर कर लो कि अब 11th क्लास में आ गए, 12th करोगे इसके बाद, और 12th करने के बाद लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, मतलब कि भारत के भविष्य बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं। तो यहाँ से जो कुछ भी आपको पढ़ना है तो उसका एक रीजन समझना है, उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। अगर आप लॉजिक नहीं समझ रहे हो तो रटने से साइंस नहीं आएगा। क्लियर। अब जैसे कि 6th क्लास में 7th क्लास में हम रट लेते हैं कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ना तो एक्शन पता चलता है ना तो रिएक्शन पता चलता है। तो यहाँ पे बातों को समझनी है। दूसरी बात कि मुश्किल से 10%, 15% या 20% तो मैक्सिमम हो गया। 20 अगर कोई हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर किसी थ्योरी पे अगर हम काम कर रहे हैं तो उसका 20% ही काम
लैब में होता है, बाकी 80% इन्फॉर्मेशन निकाला जाता है जो हम लोग सोच सोच कर निकालते हैं। तो यहाँ पे जो कुछ भी थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट हम लोग लेंगे, तो उस एक्सपेरिमेंट से जो ऑब्जर्वेशन आएगा, उस ऑब्जर्वेशन से इन्फॉर्मेशन निकालना है। तो ऑब्जर्वेशन से इन्फॉर्मेशन कैसे निकलेगा, इस बात को समझना है। अगर इसको हम लोग समझ गए तो समझो कि हमको ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स खूब बढ़िया से आ गया। अगर ऑब्जर्वेशन से इन्फॉर्मेशन अगर हम नहीं निकाल पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो समझो कि दिक्कत है। क्लियर? तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग लेते हैं, पहले ऑब्जर्वेशन लेते हैं, फिर वहाँ से हम इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। क्लियर? तो इसी फिगर में समझें कि यहाँ पे अगर हम कोई लाइटर ऑब्जेक्ट रख दें, लाइटर ऑब्जेक्ट मतलब कोई बहुत हल्का कोई हम बॉडी रख दें, कोई वस्तु रख दें, तो कैथोड रेज इस वस्तु से टकराने के बाद, इस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद ऑब्जेक्ट में मोशन स्टार्ट कर देता है। तो मोशन स्टार्ट कर दिया तो ये रेज गया, इससे टकराया, यहाँ पे मोशन स्टार्ट हो गया इस ऑब्जेक्ट में, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो गया। क्योंकि जब तक फोर्स नहीं लगेगा या मोशन में क्यों आएगा, जैसा है ऑब्जेक्ट को अगर हम स्थिर रखें तो ऑब्जेक्ट स्थिर नहीं रहेगा, अगर हम इस पे फोर्स लगाएं तब इसमें मोशन होगा, जब इसमें फोर्स लगाएं तब इसमें मोशन होगा। इसका मतलब हुआ कि कैथोड रेज इस पे जाकर फोर्स लगाया, और कैथोड रेज फोर्स लगाया, यानी कि फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जैसे कि F इक्वल टू एम ए पढ़े हो ना, तो F इक्वल टू एम ए जो होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के टर्म में अगर हम इसको समझें तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है। तो अगर हम फाइनल मोमेंटम को एम भी लिख दें, एम मतलब मास, भी मतलब फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल मोमेंटम को एम यू लिखें। आप लोग जानते भी हो कि फाइनल वेलोसिटी को भी लिखते हैं और इनिशियल को यू लिखते हैं। क्लियर? और डिवाइडेड बाई टी, क्योंकि जहाँ पे रेट होता है वहाँ पे डिवाइडेड बाई टी होता है। क्लियर? क्योंकि रेट का मतलब ही होता है पर सेकेंड, पर टाइम, यानी कि यूनिट टाइम में कितना हुआ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। तो एफ, अगर एम कॉमन ले लो यहाँ पे, तब भी माइनस यू बाई टी होगा, यानी कि एफ इक्वल टू एम और भी माइनस यू बाई टी क्या हो गया, ए हो गया, यानी कि एफ इक्वल टू एम में आ गया ना। यानी कि इससे यह इंफॉर्मेशन निकल गया कि जहाँ पे फोर्स होगा वहाँ पे मोमेंटम होगा, और जहाँ पे मोमेंटम होगा वहाँ पे मास होगा, जहाँ पे मोमेंटम होगा वहाँ पे मास होगा, और जहाँ पे मास होगा वहाँ पे पार्टिकल नेचर होगा, जहाँ पे मास होगा वहाँ पे पार्टिकल नेचर होगा। क्लियर? तो एक निकला प्रॉपर्टी कि व्हेन कैथोड रेज collide with lighter body, it rise motion in the body। कहते हैं कि किसी भी हल्के बॉडी से टकराएगा तो उसमें मोशन उत्पन्न करेगा। कहते हैं कि बाय द अबव फिनोमेना it is clear that it has particle nature,
इस ऑब्जर्वेशन से, मतलब कि इसने इस बॉडी पे मोशन उत्पन्न कर दिया, तो इस ऑब्जर्वेशन से यह इन्फॉर्मेशन निकल गया कि उसमें पार्टिकल नेचर है। कैसे निकला कि अगर मोशन स्टार्ट कर दिया तो इसका मतलब हुआ कि इसने फोर्स लगाया। अब फोर्स लगाया इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे मोमेंटम है, और मोमेंटम है इसका मतलब हुआ कि मास है, और मास है इसका मतलब कि पार्टिकल नेचर है। क्लियर? उसने मोशन उत्पन्न कर दिया, इसका मतलब कि उसने फोर्स लगाया। फोर्स लगाया तो मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही फोर्स होता है, यानी कि मोमेंटम में चेंज हुआ, और मोमेंटम में चेंज हुआ यानी कि वहाँ पे मास है, और मास है तो पार्टिकल नेचर है। तो इससे यह साबित हुआ कि यहाँ पे या इस पे पार्टिकल नेचर है। क्लियर? इस टाइप से बातों को हम समझेंगे। नेक्स्ट कहता है कि इट अट्रैक्ट टुवार्ड्स पॉजिटिव चार्ज, it means it is made by negative charge। यह पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो कोई भी बॉडी अगर पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो बट नेचुरल है कि उसमें निगेटिव चार्ज है, क्योंकि अगर निगेटिव चार्ज नहीं होता तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्यों जाता। तो यहाँ से दूसरा इन्फॉर्मेशन ये निकला कि जो कैथोड रेज हैं वह निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, या निगेटिव चार्ज से बने हुए हैं, उसमें निगेटिव चार्ज है। क्लियर? थर्ड कहता है कि कैथोड रेज travel in a straight line। कहता है कैथोड रेज को पास कराओ तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, यानी कि सीधा रेखा में जाएगा। बट व्हेन वी अप्लाई electromagnetic field it diverges from own path। इस बात को समझना है। कहता है कि अगर ऐसे कहीं से कैथोड रेज को पास कराओगे तो सीधे पास करेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर एक मैग्नेट लगा दिए, क्या कर दिए, मैग्नेट लगा दिए, अब कैथोड रेज को पास कराओगे तो अपने पाथ से डाइवर्ज कर जाएगा। तो अपने पाथ से डाइवर्ज कर गया, इसका मतलब हुआ कि अगर मैग्नेट लगाए तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड हुआ। मैग्नेट का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड हुआ होता है, क्योंकि एक मैग्नेट अगर यहाँ पे रखेंगे तो एक पार्टिकुलर एरिया तक, वहाँ तक जहाँ तक इसका एक अट्रैक्शन या रिपल्सन काम करता है उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो हमने मैग्नेट लगा दिया, तो हमने क्या लगा दिया, एक मैग्नेटिक फील्ड को लगा दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड के बाद हम देखते हैं कि कैथोड रेज अपने पाथ से डाइवर्ज कर गया। तो कैथोड रेज अपने पाथ से डाइवर्ज कर गया, विचलित हो गया, इसने इसको जो स्टेट जाना चाहिए था वो स्टेट ना गया, डाइवर्ज कर गया। इसका मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट इस पे पड़ा, क्योंकि इसका तो नेचर है एकदम सीधे पास होने का, अगर कुछ भी ना हो तो एकदम सीधे जाएगा, स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद यह अपने पाथ से डाइवर्ज हो गया। इसका मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव इस पे पड़ गया, या मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्टेड होगा। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कहते हैं कि व्हेन
कैथोड रेज collide with metal rod, it change into X-rays। कहता है कि इसको हम मेटल रड से टकरा दें, कोलाइड कर जाए तो एक्सरे में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है कि इट प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। कहता है कि कहीं पे अगर कैथोड रेज देर तक टकराए तो वहां से हीट उत्पन्न कर देता है, यानी कि हीटिंग इफेक्ट इसमें होता है या हीट उत्पन्न करता है। क्लियर। नेक्स्ट कहता है कि कैथोड रेज पास थ्रू थिन शीट ऑफ एल्युमिनियम। कहते हैं कि एल्युमिनियम का बहुत पतला शीट हो तो उससे अब पास कर जाएगा, बट इट कैनॉट पास थिक शीट, यानी मोटा हो तो मोटा शीट से पास नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट कहता है कि अगर किसी बैग में, सपोज डेट किया एक बैग है, इसमें कोई गैस भरा है, तो गैसेज ऐसे जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। लेकिन यहाँ से अगर हम कैथोड रेज को पास करा दें तो इस गैसेज पे निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है, यानी कि ये गैस को आयोनाइज कर देता है। क्लियर। तो कहता है कि व्हेन कैथोड रेज pass through gases, it ionize the गैस। गैस से पास करेगा तो गैस को आयोनाइज कर देगा। क्लियर। नेक्स्ट कहता है कि कैथोड रेज affect photographic plate। कैथोड रेज जो होता है वो फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करता है। इसको हम फॉगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉगिंग कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट कहता है कि कैथोड रेज जो है वो ग्लास सरफेस पे या किसी स्क्रीन पे मत, या फिर हम इसको ऐसे कहें कि जिंक सल्फाइड पे, कैथोड रेज कोलाइड विथ जिंक सल्फाइड ZnS। तो ZnS से टकराने के बाद इट प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। मतलब एक क्या कहते हैं उसको, चिंगारी के जैसा उत्पन्न करता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है E/M रेशियो, इसको समझते हैं। कहते हैं कि जैसे कि आप एक्सपेरिमेंट समझ चुके हो कि इलेक्ट्रोड्स होता है, इसको पॉजिटिव से नेगेटिव से इसको हम कनेक्ट करते हैं, इसको हाई पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे वैक्यूम पंप लगाते हैं, एयर को निकाल देते हैं। तो कहता है कि यहाँ पे अगर हम डिफरेंट गैस डालें, जैसे कि हम हाइड्रोजन गैस डालें, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन गैस को हटा लें, फिर ऑक्सीजन गैस डालें, फिर ऑक्सीजन हटा लें, फिर नाइट्रोजन गैस डालें,
या कोई इनर्ट गैस डाल दिए, जैसे कि हीलियम डाल दिए, नियोन डाल दिए, अलग अलग गैसेस हम डालें। तो यहाँ पे एक हम रेशियो लेते हैं, इसका E/m रेशियो कहते हैं। E/m रेशियो, E मतलब होता है चार्ज और m मतलब मास, यानी कि चार्ज बाई मास का रेशियो होता है, चार्ज बाई मास का रेशियो होता है। तो कहता है कि कैथोड रेज के लिए चार्ज बाई मास का रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। अगर हम अलग अलग गैस के भी साथ ही कैथोड रेज के लिए E/m रेशियो का वैल्यू निकालें तो जो इसका वैल्यू होता है वो फिक्स होता है। तो वैल्यू इसका फिक्स है, इसका मतलब हुआ कि कैथोड रेज का कोई लेना देना इस गैस पे नहीं है, इस गैस से उसको कुछ भी लेना देना नहीं है। तो इस गैस से कुछ भी लेना देना नहीं है, यानी कि गैस से उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो उत्पन्न कहाँ से हो रहा है? तो इस इलेक्ट्रोड से उत्पन्न हो रहा है, या पार्टिकुलर कैथोड से उत्पन्न हो रहा है ना। तो कहते हैं कि E/m रेशियो ऑफ कैथोड रेज doesn't change with changing of field gas, changing of field gas. It means cathode rays doesn't depend upon field gas, मतलब डाले गए गैस से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कैथोड रेज जनरेट मतलब उत्पन्न होता है फ्रॉम कैथोड। कहाँ से उत्पन्न होता है? कैथोड से, यानी कि हमने जो कैथोड लगाया है वहाँ से उत्पन्न होता है, डाले गए गैस से इसका कोई लेना देना नहीं है। ई का जो वैल्यू होता है 1.7, E/m रेशियो का जो वैल्यू होता है, E/m का जो वैल्यू होता है वह 1.76 × 10⁸ कूलम, सी मतलब कूलम पर ग्राम। या इसको लिख सकते हो E/m 1.76 × 10⁻8 9 10 11 कर दो kg कूलम पर kg, कूलम पर kg। ग्राम में लिखोगे तो पावर 10⁸ होगा, यहाँ पे लिखोगे kg में तो 10⁻11 होगा। क्लियर? तो इसको देखने के बाद बुक्स वगैरह पढ़िएगा लोग, और जितना ढंग से समझाए हैं आई फील समझ में आया होगा। E/m वगैरह को देखिएगा। E/m पे फिर हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और सारी बातचीत करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।